मेंडल के नियम। सबसे पहला नियम है युग्म कारकों का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी जीवधारी पादप अथवा जंतु के लक्षण इकाई लक्षण होते हैं जो आनुवंशिकता के मामले में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। किसी भी जीवधारी का एक लक्षण कम से कम 2 कारकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये दोनों कारक गुणसूत्रों के एक ही खंड पर पाए जाते हैं और वे एक ही अथवा एकांतर गुणों को प्रदर्शित करते हैं। समझो यहां सबसे पहले नियम क्या था? युग्म कारकों का नियम। हम बताए थे कि जो किसी का भी जो अनुवांशिकता होता है, अनुवांशिक गुण होता है, वो डीएनए जीन नहीं तो गुणसूत्रों पर पाया जाता है। किसी भी जीवधारी के लक्षण इकाई लक्षण होते हैं जो आनुवंशिकता के मामले में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। किसी भी जीवधारी का एक लक्षण कम से कम 2 कारकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये दोनों कारक गुणसूत्रों के एक ही खंड पर पाए जाते हैं। ये एक ही अथवा एकांतर गुणों को प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्या हुआ? जैसे कि 2-3 गो आनुवंशिकता का गुण है, जैसे मान लीजिए काला भी हो सकता है, नाटा भी हो सकता है। तो अगर वो प्रदर्शित होगा तो ज्यादातर स्थिति में क्या होता है कि कोनो एक गुण जाकर के वहां पे प्रकट हो जाएगा। आने वाले जनरेशन में एक गुण प्रकट होगा। दूसरा क्या होता है? देखो, प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार जब 2 परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच परागण की क्रिया होती है तब निषेचन के उपरांत प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है। दूसरा लक्षण अप्रभावी रहता है। जो लक्षण प्रकट होता है वही प्रभावी लक्षण होता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे यहां पर क्या कराया है उन्होंने? परागण की क्रिया कराया। लंबा पौधा एगो लिए, एगो बौना पौधा में। तो लास्ट में जो इनको पौधा मिला वो लंबा संकर पौधा, लंबा पौधा मिल गया। मतलब एक लंबा था पौधा, एक छोटा था। ये दोनों के बीच नया पौधा जब बनाए तो देखा कि ये लंबा मिल गया हमको, यानी कि एक गुण प्रभावित हुआ और दूसरा गुण प्रभाव में आया ही। हो सकता है माता पिता में से एक लंबा हो और एक नाटा हो, तो हो सकता है आने वाला संतान लंबा हो जाए और नहीं तो नाटा हो जाए। एक गुण प्रभावित हो जाएगा, एक गुण प्रभावित नहीं होगा। इसी को कहा जाता है प्रभाविता का नियम। अब बोलोगे कि जो लंबा नहीं था, मान लो कि माता पिता में से एक लंबा है एक नाटा है, अगर लंबा हो गया तब तो लंबा वाला जनरेशन चलने लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं। हम बता रहे हैं बार बार, ये कहीं ना कहीं जाकर के सेव हो गया है, प्रकट नहीं हुआ है बस। हो सकता है आने वाला 1-2 पीढ़ी में कहीं ना कहीं ये वाला गुण भी प्रकट ना। समझ में आया क्या करें हम? प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि अगर 2 विरोधी लक्षण रहेगा तो एक प्रभाव में रहेगा और एक प्रभाव से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। इसी नियम को कहा जाता है प्रभाविता का नियम। यहां पर ये क्या किए हैं? लंबा पौधा लिए और बौना पौधा लिए, और जब दोनों के बीच संकरण कराए तो हमें लास्ट में कौन सा पौधा मिला? लंबा संकर पौधा मिला। यानी कि एक गुण प्रकट हुआ, एक नहीं हुआ। देखो यहाँ पे मेंडल ने लंबी और बौने जातियों के 2 अलग अलग मटर के बीजों के बीच कृत्रिम परागण कराया। तब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संकर पौधा लंबे आकार का था। बौनेपन का लक्षण संकर पौधे में अप्रभावी रंग से छिपा रह गया। वो क्या कर गया? छिप गया। लेकिन अब देखो पृथकारी का नियम। आनुवंशिकता के इस दूसरे नियम के अनुसार प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संकर पौधों में जब स्वपरागण होता है तब अगली पीढ़ी में वे लक्षण पृथक हो जाते हैं जो प्रथम पीढ़ी में अप्रभावी रह गए थे। अब देखो, ये टी से मतलब है संकर पौधा, एक परागण कराया हुआ है, एक छोटा का और एक बड़ा का। अब देखो, संकर बौना पौधा लिए और संकर बौना पौधा लिए। संकर मतलब संकरण वाला पौधा, शुद्ध नहीं है। यहां पे क्या किए थे? लंबा पौधा लिए थे जो शुद्ध था, ये बौना पौधा लिए थे जो शुद्ध था। दोनों के बीच जब क्रिया हुआ, लंबा मिला चाहे बौना मिला होगा, एक को कौन मिलेगा? तो इसी को कहा जाएगा लंबा संकर पौधा, नहीं तो बौना संकर। अब यहाँ पे क्या हुआ? अब इन दोनों के बीच, अभी जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बौने बौने रखा जाएगा, लंबा लंबा भी रखा जा सकता है। इन दोनों के बीच परागण का क्रिया हुआ तो 3 प्रकार का पौधा मिला। कैसन?
लंबा पौधा, इसके बाद लंबा मिला और फिर शुद्ध मिला, ये छोटा मिला बौना, क्या मिला? बौना मिला, छोटा मिला। अब देखो ये लिए कैसा थे? बौना लिए कैसा थे? लिए थे बौना ही, लेकिन जब परागण का क्रिया हुआ तो लंबा कैसे आ गया? इसका मतलब गुण कभी खत्म हो ही नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं जाके छिपा रहता है, कभी ना कभी क्या हो जाएगा? वो प्रकट हो जाएगा, कभी ना कभी क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। जैसे देखे होंगे 6 उंगली हो चाहे लंबा नटा हो, ये सब तो 6 उंगली में 3-4 गो अगर संतान हो तो देखिएगा कि 1-2 गो का नहीं है 6 गो, और 1-2 गो का है। तो ऐसा भी होता है, अगर लंबा नाटा हो तो हो सकता है कि 2-3 गो में लंबा हो, एगो क्या निकल जाए? नाटा। हो सकता है 2-3 गो नाटा हो, एगो क्या निकल जाए उसमें से? लंबा। हो सकता है कि 2-3 गो काला हो, एगो निकल जाए उसमें से गोरा। तो ये जो था अनुवांशिक गुण, ये कहीं ना कहीं छिपा हुआ था, जो कभी ना कभी प्रकट हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है, ये बहुत दूर तक चलता है। ये नाना नानी चाहे दादा के दादा का भी गुण आके प्रकट हो सकता है कभी ना कभी। वो कोई ठीक नहीं है, वो बस सेव रहता है, वो जहिया निकल जाए। तो यहां से इस तरह से इसको कहा जाता है पृथकारी का नियम। पृथकारी का नियम क्या है? जैसे प्रभाविता का नियम क्या है? एक गुण दिखेगा और एक गुण दिखेगा नहीं, इसको क्या कहा जाएगा? प्रभाविता का नियम। पृथकारी का नियम क्या है? जो जो गुण छिपा रह गया था सब निकल जाएगा, सब पृथक हो जाएगा, सब अलग हो जाएगा। इसको किसका नियम कहा जाता है? पृथकारी का नियम। जब यहाँ पे ये बनाए तो देखो कुल लंबा पौधा 3/4 मिला, और कुल ये 1064 मटर के पौधों में से 787 को जो था लंबा था, और 277 को जो था क्या था? बौना था। तो इसे ये आता है कि मोनो हाइब्रिड रेशियो कितना होता है? तो 3:1, ये 2.24:1 आया था, इसी को लिखा गया 3:1। इस अनुपात को 3:1, मोनो हाइब्रिड या संकर अनुपात कितना होता है? तो 3:1 होता है। अगला आता है स्वतंत्र अपीहन का नियम। इस नियम के अनुसार जब परस्पर विरोधी दो स्वतंत्र जोड़ों लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तब वे लक्षण युग्मक निर्माण के समय ही स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। मेंडल के इस नियम से स्पष्ट है कि पैतृक लक्षण जीन आपस में स्वतंत्र होते हैं, एक लक्षण या जीन दूसरे लक्षण या जीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उपयुक्त यहाँ पे ये कुछ फिर एक लक्षण दिखाए जिसमें से ये क्या हुआ कि अलग अलग जीन जो था वो प्रकट हो गया, वहां से ये सब था। अगला आता है, जैसे ये देखो, जैसे यहाँ पे लंबा पौधा लिए थे, ये कैसा पौधा लिए थे? बौना पौधा। अब ये हुआ तो ये कुछ इस तरह से मिल गया, लंबा मिल गया हो सकता है। इसके बीच जब क्रिया हुआ तो ये छोटा भी मिला और बड़ा भी मिला। तो इस तरह से ये क्रिया होते गया, और ये मेंडल निष्कर्ष, इसी को ये ठीक रूल जैसे मटर पे लगता है, यही रूल जो होता है सब आदमी पर भी लगता है। तो इस तरह से ये कुछ है नहीं। इसके बाद आता है गुण सूत्र। समझो, अब गुण सूत्र समझते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक छोटे धागों में संगठित हो जाती है। इन धागों को गुण सूत्र कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागों में संगठित हो जाती है। इन धागों को गुण सूत्र कहते हैं, अथवा वे सूत्रवत रचनाएं जो कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में दिखाई देती है उसे गुण सूत्र कहते हैं। जैसे देखो गुण सूत्र क्या है, याद करो इसको। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाती है। जैसे शरीर हम लोग का बनता कैसे? कोशिका विभाजन होता है, कोशिकाएं मरती हैं जिंदा होती है, मरती हैं जिंदा होती है। इस तरह से हम लोग का शरीर में जो होता है वृद्धि होता है, हजारों करोड़ कोशिकाएं रोज मरती हैं, रोज नया नया बन जाता है। तो इसके कारण हम लोग के शरीर में क्या होता है? वृद्धि होता है। जब ये विभाजन होता है जब इसका, तो ये सिकुड़ करके एक छोटे धागों के जैसा कुछ बन जाता है, ऐसा कुछ बना था ना। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है? गुण सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
गुणसूत्र। और नहीं तो वे सूत्रवत रचनाएं जो कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में दिखाई देती है, इसे गुणसूत्र कहा जाता है। गुणसूत्र का जो खोज हुआ था 1875 ईस्वी में हुआ था, और किसने किया था? स्ट्रॉसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने। स्ट्रॉसबर्गर नामक वैज्ञानिक किया था। कब किया था? 1875 ईस्वी में। गुणसूत्र के कार्य क्या है? देखो, गुणसूत्र के कार्य जो है निम्नलिखित है। पहला, गुणसूत्र पर जीन पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं जिनमें सभी प्रकार की आनुवंशिक सूचनाएं कुटबद्ध रहती है। हम बताइए किए थे। ये होता है गुणसूत्र, इसको खींचिएगा तो डीएनए, और डीएनए पर ही गुणसूत्रों पर ही क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है, जो छोटा छोटा कण होता है। तो जीन पाए जाते हैं जिसमें सभी प्रकार की आनुवंशिक सूचनाएं, जितना भी माता पिता का जो सूचना है कि लंबा नाटा गोरा काला, देखो जो हम पढ़ रहे हैं ये जाके जीन पर स्टोर नहीं होगा। ऐसा होता तब तो अगर रहता वो कोई साइंटिस्ट का लड़का तो साइंटिस्ट हो जाता अपने से, डॉक्टर का लड़का अपने से डॉक्टर हो जाता, टीचर का लड़का अपने से टीचर हो जाता। ये केवल कोशिकाओं का गुण जाकर के एब्जॉर्ब करता है। देखो हम लोग जो पढ़ते हो माइंड में जाता है, न कि गुणसूत्र पे चला जाता है। गुणसूत्र पे चला जाता था तो ठीक था, तो पीके जैसा हाल हो जाता। अच्छा है वो क्रिस था, आया था ना फिल्म में वो ऋतिक रोशन का, उसका गुण उसमें चला जाता था तो ऐसा ही हो जाता। ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो लोहार के लड़का, लोहार का अगर लड़का का हाथ भी लोहार जैसा हो जाता, हार्ड एकदम नहीं हो जाता, क्योंकि उन लोगों का हाथ क्या रहता है? हार्ड रहता है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। आप जो भी पढ़िएगा, जो भी सीखिएगा, वो आगे वाले में ट्रांसफर नहीं होने वाला है। हाँ, कुछ कुछ लक्षण चला जाएगा आपका, बस जैसे मुंह हो सकता है मिलने लगे, हाइट मिलने लगे, रंग मिलने लगे। तो ये सब कहाँ जाके सूचनाएं कुटबद्ध रहती हैं? गुणसूत्रों पर। गुणसूत्रों में कहां पर? जीन पर। कहां पर? जीन पर। गुणसूत्र प्रोटीन को संश्लेषित और नियंत्रित करते हैं। गुणसूत्र क्या करता है? प्रोटीन को संश्लेषित करता है और नियंत्रित करता है। गुणसूत्र कोशिका विभाजन और कोशिका के विकास में सहायक होते हैं। ये कोशिका को विभाजन कराते हैं और कोशिका के विकास कराते हैं। गुणसूत्र एंजाइमों के संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं और कोशिकाओं के उपापचय को नियंत्रित करते हैं। एंजाइमों के संश्लेषण को नियंत्रित करने का मतलब क्या हुआ? जैसे जो एंजाइम निकलता है उनको नियंत्रित करता है, उनको ढंग से सब सही करता है। गुणसूत्र द्विगुणित होकर अपनी अनुकृति बनाते हैं और दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं को कुटबद्ध रूप में पहुंचाते हैं। गुणसूत्र अपना फोटोकॉपी बना लेता है। हम बताए थे कि आधार कार्ड जैसे फोटो स्टेट कराता है आदमी, वैसे ही गुणसूत्र के भी क्या करता है? अपना फोटो स्टेट बना लेता है, अपना ठीक कॉपी बना लेता है। और वही सूचना कहाँ जाता है? माता पिता से उनके संतानों में जाता रहता है। गुणसूत्र क्या है? माता पिता और संतान के बीच योजक कड़ी का काम करता है। दोनों को जोड़ने वाला गुणसूत्र होता है। अगर कोई पूछ दिया कि आपका प्रूफ क्या है कि आप इनके संतान हैं, तो वही एक गुणसूत्र जांच किया जाएगा, डीएनए जांच किया जाएगा। अब बोलोगे कि डीएनए जांच कराएंगे, डीएनए कौन सी पे होता है? गुणसूत्र न कहलाता है। जीन का जांच कराइएगा तो जीन में गुणसूत्र पे होता है। तो गुणसूत्र जो है माता पिता और संतान के बीच योजक कड़ी का काम करता है। कुछ गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं और वे जीवधारियों के लिंग का निर्धारण करते हैं। जैसे पिता से ही किसी भी संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो कुछ गुणसूत्र जो होते हैं, अब आपको पता है ना कि आदमी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46, 23 जोड़ा। तो उसमें से कुछ लिंग गुणसूत्र होते हैं। कुछ गुणसूत्र राइबोसोम के निर्माण में सहायक होते हैं। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया द्वारा गुणसूत्र जीवधारियों में विभिन्नता उत्पन्न करते हैं। विभिन्नता भी उत्पन्न करता है गुणसूत्र। अगर कुछ दिक्कत, विभिन्नता कुछ आ रहा है बच्चे में, तो उसका कारण क्या है? वो ये गुणसूत्र ही है। गुणसूत्र जीनों की रचना और व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। चलो, गुणसूत्र का क्या क्या गुण है, कार्य क्या है? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र पर क्या पाए जाते हैं? जीन। गुणसूत्र पर क्या पाए जाते हैं? हम लोग का जितना भी सब सूचना रहता है कहां पर स्टोर रहता है? जाकर के जीन पर। गुणसूत्र प्रोटीन को क्या करते हैं? संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। कोशिका विभाजन और कोशिका के विकास में क्या करते हैं? ये सहायता करते हैं। गुणसूत्र एंजाइमों के संश्लेषण को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। और कोशिकाओं के उपापचय को क्या करते हैं? ये नियंत्रित करते हैं। गुणसूत्र द्विगुणित होकर अपनी फोटोकॉपी बनाते हैं
और दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचनाओं को कूटबद्ध रूप में क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। गुणसूत्र माता और पिता के बीच, संतान के बीच योजक कड़ी के रूप में काम करते हैं। माता पिता के बीच जो होता है वो योजक कड़ी के रूप में काम करता है। कुछ गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं और वो जीवधारियों के लिंग का निर्धारण करते हैं। कुछ गुणसूत्र राइबोसोम के निर्माण में सहायक होते हैं। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया द्वारा गुणसूत्र जीवधारियों में विभिन्नता उत्पन्न करते हैं और गुणसूत्र जीनों की रचना और व्यवस्था को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। एक प्रश्न है यहाँ पे कि पैतृक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में किन माध्यमों से स्थानांतरित होते हैं। तो पैतृक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणसूत्रों, डीएनए और जीनों के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं। मेंडल ने गुणसूत्रों पर स्थित जीन को ही आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी बताया। जो हम लोगों में जो गुण है माता पिता से जो आया है वो उसमें सबसे बड़ा उत्तरदायी कौन है, जीन है। मेंडल ने बताया कि जीन के कारण ही सब कुछ होता है। अनुवांशिक पदार्थ किसको कहा जाता है, अनुवांशिक गुण किसको कहा जाता है। हाँ, वह गुण जिसके कारण हम अपने माता पिता के जैसा दिखाई देते हैं उसी को क्या कहा जाता है, अनुवांशिक गुण कहा जाता है। तो कोई पदार्थ होगा वही ना ले आकर के गुण को पहुंचा दिया। तो वह पदार्थ जो पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है, उन सूचनाओं को लक्षण के रूप में प्रकट करता है, अनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। जो पदार्थ पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है और उन सूचनाओं को लक्षण के रूप में प्रकट करता है, उसे ही क्या कहा जाता है, अनुवांशिक पदार्थ। डीएनए किसको कहा जाता है, यह एक अनुवांशिक पदार्थ है जो पैतृक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। तो सोचो भगवान कितना एकदम ढंग से सब कुछ अरेंज किए हैं। गुणसूत्र बना दिए, थोड़ा सा विभिन्नता भी डाल दिए, उसमें कुछ वेरिएशन होगा तो चेंज कर देगा वो सब अपने से। आदमी कहता है कि भगवान बनाते हैं लेकिन सब वो सिस्टम लगा दिए हैं ऐसा कि खुद पर खुद सब चल रहा है अपने से। कुछ दिमाग डाल दिए, कुछ सब कुछ वो कंफर्म करके भेजे हैं। आज तक भगवान का बनाया हुआ परफेक्ट हुआ है, आदमी कहाँ परफेक्ट किया है अपना। कभी आदमी का बनाया हुआ परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्ट होता है ना तो राजदूत आज तक चलता रहता है। अब देखो कुछ भी बनता है फिर थोड़ा सा चेंज होता है कि ना ना ऐसे नहीं है, ऐसे सही है। भगवान जो भी बनाए हैं सब एक ही जैसा है। आज से 5000 साल पहले चले जाओ, अच्छा 10,000 साल पहले चले जाओ, अच्छा आज चले जाओ, अरे 2 आंख यहाँ बनाए, नाक ईजा बनाए। आज तक कभी देखा है पीछे किसी का आंख हो। अब आदमी रहता, अब देखो मोटरसाइकिल आया, रोज मॉडल चेंज हो जाता है। मोबाइल आया, रोज पता चला कि अब एप्पल का मोबाइल आता है ना, तो 16 प्रो आया, फिर 16 प्रो मैक्स आया। अजीब हाल है। पैसन आया था, पैसन प्रो आया, पैसन प्लस डाल दिया, फिर ओकरा में वो थोड़ा थोड़ा चेंज करके क्या पता चला मॉडल चेंज कर दिया। तो ये होता है, आदमी का बनाया हुआ कभी भी परफेक्ट होता नहीं है। डीएनए क्या करता है, अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ में 3 को आता है, गुणसूत्र, डीएनए, जीन। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलो बताओ, मेंडल ने किसको उत्तरदायी ठहराया, जीन को। किसको उत्तरदायी ठहराया, वैसे पदार्थ जो माता पिता के लक्षण को अपने संतानों में पहुंचाते हैं उसे क्या कहा जाता है, अनुवांशिक पदार्थ। क्या कहलाते हैं वो, अनुवांशिक पदार्थ। गुणसूत्र अपना कॉपी बनाता है कि नहीं बनाता है, बनाता है। अगला देखते हैं, क्या डीएनए को अनुवांशिकता का आधार माना जा सकता है। हाँ, डीएनए को अनुवांशिकता का आधार माना जा सकता है। इसके निम्नलिखित कारण है। सबसे पहला कारण क्या है, इसमें द्विगुणन। द्विगुणन का मतलब होता है डबल हो जाना, कॉपी करने की क्षमता होती है। द्विगुणन, द्विगुणित मतलब ये द्विगुणित दोबारा बन जाता है।
यह कोशिकाओं में पाया जाता है, ये सभी कोशिकाओं में क्या हो जाता है, पाया जाता है। हम लोग का जो पढ़ाई है, जो याद करने वाला है, ये कॉन्शियस माइंड में जाता है। ये जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, कोशिकाओं में, जहां से शरीर बनता है वहां पाया जाता है। डीएनए की अनुकृति मूल डीएनए अणु की तरह ही होती है। अगर ये कॉपी बनाएगा तो एकदम वैसने बनेगा जैसन पहले था। आप फोटो से फोटो बनवाइएगा तो वैसने ना बनेगा जैसन फोटोआ पहले से था। ये नहीं ना कि फोटो में बाल नहीं था, पता चला कि उसमें बाल हो गया। फोटो में आप बिल्कुल काले दिख रहे थे, बिहार है ना, या कुछ हो जाता है। अब फोटोआ खूब एडिट करवाता है जाके से ना, और ज्यादा एडिट करवाने में सब लड़कियां होती है। आए कोई एडिट नहीं करवाता, लेकिन वो कम करवाता है। विकास एडिट करवाता है ढेर। ठीक है, अब फोटो उतना खिंचा कहाँ रहा है। पहले आदमी फोटो खिंचवा खिंचवा के एल्बम बनवाता था, अब कुछ नहीं, खत्म। दो चार को फोटो खींच लीजिए, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे चढ़ा दीजिए, चलता रहेगा, वो एल्बम बन गया वो। नहीं हो ये, लेकिन एक बढ़िया साधन है स्टोर करने के लिए डेटा। नहीं तो एल्बम खराब हो जाता था फोटोआ, फिर और कोनो चुरा के लेके भाग जाता था। फिर खोजता रहता था आदमी। चलो देखो, डीएनए का अनुकृति। अच्छा, आप लोग कभी ऐसा किए हैं आधार कार्ड का फोटो सेट करा के आप पूरा स्पेलिंग मिला रहे हैं? हो, बड़ी तेज होता है आदमी जो आधार कार्ड का फोटो सेट करा के स्पेलिंग ही मिलाता है, गलती नहीं भइल। वो में कुछ गलती हुई, जो चिराई तो उसी ने छपी हो। तो जो डीएनए का अनुकृति होता है बिल्कुल डीएनए के अणु की तरह होता। डीएनए की द्विगुणन कोशिका विभाजन से पहले ही हो जाता है। डीएनए की रचना में परिवर्तन हो जाए तो जीवों के शरीर में उत्परिवर्तन यानी कि विभिन्नता के लक्षण दिखाई देते। कभी भी थोड़ा मोड़ा अगर डीएनए चेंज हुआ अंदर में तो वहीं से विभिन्नता चालू हो जाएगा। समझ में आ जाएगा। अगला, डीएनए की आनुवंशिकता में भूमिका क्या है? डीएनए की आनुवंशिकता में निम्नलिखित भूमिका है। क्या है? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसके नाइट्रोजन युक्त क्षारों की व्यवस्था में सभी आनुवंशिक सूचनाएं कूटबद्ध होती हैं। डीएनए में द्विगुणन की क्षमता होती है जिसके कारण यह अपनी जैसी दूसरी अनुकृति दूसरा डीएनए बना लेता है, जिसके द्वारा आनुवंशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाती है। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के क्रम अथवा उनकी संख्या में परिवर्तन होने से उत्परिवर्तन होता है जिसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। प्रतिलेखन के द्वारा आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड उत्पन्न करता है। प्रोटीन के संश्लेषण में आरएनए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कोशिका उपापचय को नियंत्रित करता है, इसके लिए आरएनए की मदद लेता है। इसके अलावा यह आरएनए द्वारा संचालित क्रियाओं जैसे एंजाइम का संश्लेषण तथा अन्य जैव रसायनों का संश्लेषण आदि को भी नियंत्रित करता है। डीएनए का बहुत सारा आनुवंशिकता में काम है। सबसे पहला काम क्या है कि ये नाइट्रोजन युक्त क्षारों की व्यवस्था में अपनी सभी सूचनाएं कूटबद्ध करता है। यह अपना द्विगुणन का क्षमता होता है इसमें, जिसके कारण अपने जैसा दूसरी अनुकृति भी क्या कर लेता है, ये बना लेता है। यह न्यूक्लियोटाइड के अथवा उनकी संख्या में परिवर्तन होने के कारण यह विभिन्नता उत्पन्न करता है। विभिन्नता उत्पन्न करने में कौन होता है? डीएनए होता है। आरएनए के निर्माण में भी करता है, आरएनए प्रोटीन को पचाता है। इसके बाद में ये उपापचय को नियंत्रित करता है, आरएनए से मदद लेता है, एंजाइम वगैरह का संश्लेषण और नियंत्रण करता है। आगे आता है जीन। जीन किसको कहा जाता है? गुणसूत्रों पर पाई जाने वाली वो भौतिक इकाइयां जो पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करती है, उसे क्या कहा जाता है? अरे तीनों एक ही चीज है लगभग, बस पूरा होगा तो गुणसूत्र है और खींच दिया जाएगा तो डीएनए, और वही पका पाया जाएगा जीन।
अरे जैसे हो गया, आप लोगों को बोला जाएगा कि रोड पर से कि आप लोग कहाँ पढ़ते हैं, तब बताइएगा ना कि सीधे उदी खतन वहीं में है। तो वो हमें क्या चारों जहाँ चारों ओर पढ़ता है, फिर वो में हेजा ले कोई पूछेगा कौना पो, तो बताएगा ना इसमें। फिर उसमें से पूछा जाएगा ई लोगों से कि तू लोग कहाँ ए में बैठती है, तो ये लोग बताएगी ना कि यहाँ बैठते हैं, तो वो सही तो हो गया। पूरा को कहा जाएगा गुणसूत्र, पूरा को कहा जाएगा गुणसूत्र। इसमें से ये क्या हो गया, खाली डीएनए, ये सब दोनों तरफ सेपरेट जो है ये क्या कहलाएगा, ना बुझाया। जैसे फिर से बता देते हैं, मान लो ये पूरा घरवा हो गया गुणसूत्र, और उसके बाद में ये हो गया डीएनए, और जिस पर बैठे हैं वो क्या कहलाएगा। तो वैसे ही होता है उसमें भी, ना समझ में आया। जीन का नामकरण किसने किया था, जीन का नामकरण होता है जी, जीन का नाम जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने, किसने किया था, जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने। अगला आता है, किसने यह प्रभाव अपने प्रयोगों द्वारा साबित किया कि जिन गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। तो मॉर्गन और ब्रिजेज नामक वैज्ञानिकों ने प्रायोगिक तौर पर 1916 ईस्वी में साबित किया कि जिन गुणसूत्रों पर पाया जाता, मनुष्यों के गुणसूत्रों पर जीनों की संख्या कुल कितनी होती है। तो मनुष्यों के गुणसूत्रों पर जीनों की कुल संख्या 30,000 से 40,000 होता है। लिली के पौधे, लिली के गुणसूत्र पर जीनों की संख्या कितनी होती है, 2000 से 2500। ड्रोसोफिला मक्खी में जीन की संख्या कितनी होती है, लगभग, आदमी में जीन की संख्या कितना होता है, लगभग 30,000 से। किसने सिद्ध किया था कि गुणसूत्रों पर जीन पाया जाता है, मॉर्गन और ब्रिजेज नामक वैज्ञानिक ने। अच्छा, ये किसने सिद्ध किया था कि शमशान घाट में भूत पाए जाते हैं, के ढोंगी बाबा। हाँ ये बात सही है, ढोंगी बाबा, क्योंकि समझदार आदमी कभी नहीं कहेगा कि वहां पे भूत पाए जाते हैं। हम क्या कहे हैं, समझदार आदमी नहीं कहेगा, हम ये नहीं कहेंगे, आप लोग नहीं कहेंगे, हम कहें समझदार आदमी कहेगा ही नहीं कि पाए जाते हैं। तो आप लोग देख लेना कि आप लोग समझदार हैं कि। लोकस किसको कहा जाता है, लोकस, जीन किसी गुणसूत्र के विशेष खंड पर विशेष क्रम में व्यवस्थित होते हैं। गुणसूत्र के ऐसे खंड को ही लोकस कहा जाता है। जीनवा जहां रहता है ना, उसी को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। जीन का नामकरण किसने किया था, जॉनसन ने। किसने, और ये किसने बताया था कि गुणसूत्र पर जीन पाया जाता है, मॉर्गन और आदमी में जीन कितना होता है। देखो तो याद हो रहा है ना, तू अब से लड्डू खा रहा होता बैठ के। मूर्ख ऊ नहीं आएगा परीक्षा में, यह आएगा। हाँ 30,000 से 40,000 के बीच। अरे उतना तो कम से कम पढ़ लो कि अपना घरवा का रिकॉर्डवा तोड़ दो, तुमसे नहीं हो पाएगा अब। चलो, जीन द्वारा विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती हैं। तो जीन परिवर्तन द्वारा बहुत विरोधी लक्षणों वाले जोड़े बना लेते हैं, जिससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जीनों में कूटबद्ध डीएनए खंड पर पाए जाते हैं, जिनमें एक बहुत सारे कार्यों को संबंधित सूचनाएं छिपी रहती। थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा ना जीन में अगर, तो क्या परिवर्तन, क्या आ जाएगा उसमें, विभिन्नता। इसके बाद आता है जीन पूल।
किसी आबादी में ऐसे सदस्यों की संख्या, जीनों की कुल संख्या जिसमें लैंगिक जनन पाई जाती है, जीन पूल कहलाता है। और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीनों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? जीन प्रवाह। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अगर जीन चला जाएगा तो क्या कहलाएगा उसे? जीन प्रवाह। ठीक है, आज इतना ही रहेगा।